हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपने पिछले वीडियो की जो भी अपन ने पढ़ा हुआ था वो सब रिवाइज किया होगा। इस वीडियो में अपन आज आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था, जहाँ पे अपन ने ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपके राइट्स के बारे में बात करी गई है, यानी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। प्रियम्बल अपन ने पढ़ा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एम लिखा हुआ था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है गवर्नमेंट के लिए कि उनको किस तरीके से इस कंट्री को चलाना है। फिर अपन ने फ्रेमवर्क की बात करी थी कि 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। उसके बाद अपन ने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था कि प्रियम्बल में जो जो टर्म्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स अपन ने पढ़े थे कि क्या क्या इनके मीनिंग्स होते हैं। जो मेन टर्म्स थे वो थे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद अपन आगे चले थे और अपन ने फेडरल और यूनिटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। अपन ने ये पढ़ा था कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली फेडरल है, हालांकि उसमें कुछ यूनिटरी फंक्शंस ज़रूर निकल के आते हैं। फेडरल से मीनिंग था कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो अपने इंडिया में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि अपने यहाँ पर डुअल गवर्नेंस है, एक सेंटर गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। फिर अपन ने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था, जो कि पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने इसमें आपको कहा था कि ये आपके लिए लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से जो बेसिक मीनिंग था वो था आपके हक या आपका अधिकार। तो इसमें अपन ने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारी राइट्स अपन ने पढ़ी थी। अपन ने आर्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था, और अपन ने ये पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। इसके अलावा अपन ने आर्टिकल्स के रेलेवेंस के बारे में भी पढ़ा था कि जो आर्टिकल 12 और 13 है वो क्या बताता है, 15, 16, 19 एंड 30 किसके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर अपन ने 14 से लेके 28 तक के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने बाकी चीज़ें करी थी। अपन ने आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जो स्टेट वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को अपने अंदर इंक्लूड करना, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर वो किसी भी लोकल अथॉरिटी हो जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर हो। तो ये सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन में आती थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। फिर अपन ने आर्टिकल 13 पढ़ा था, जिसमें अपन ने जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा था। और आर्टिकल 13 जो था वो लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता था। वो ये कहते थे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उन लॉज को चेंज कर दिया जा सकता है उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। वैसे ही फ्यूचर लॉज के बारे में कहा था कि अगर कोई ऐसे लॉज आने वाले हैं या आ रहे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आते हैं, तो वो वॉइड कहलाएंगे और उनको उस एक्सटेंट तक चेंज करना पड़ेगा जिस एक्सटेंट तक वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं। फिर अपन ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि आर्टिकल 13 के अंदर अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो आर्टिकल 316 के अगेंस्ट नहीं जाना, 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में कहता है, उसमें कोई भी किया हुआ अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है। फिर अपन ने फंडामेंटल राइट्स की जो रीडिंग स्टार्ट करी थी कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि था आर्टिकल 14 टू 18 से लेकर। फिर अपन ने पढ़ा था राइट ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स जो अपन को मिलती है, 6 तरीके की फ्रीडम अपन ने पढ़ी थी फ्रॉम आर्टिकल्स 19 टू 22। ओके। फिर अपन ने 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किया था। 25, 26, 27 एंड 28 विच इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी अपन ने लास्ट क्लास में कवर किया था। और आर्टिकल 32 अपन ने लास्ट चीज़ पढ़ी थी, जिसमें राइट टू सीक लीगल रेमेडीज़ के बारे में लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में कवर करी थी। आज अपन आगे चलेंगे और अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी का जो टॉपिक है उसको इस वीडियो के अंदर अपन कवर करते हुए आगे चलेंगे। आइए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहली चीज़ जो ये नाम है, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और फिर उसके आगे स्टेट पॉलिसी।
अब इन जो 4 वर्ड्स हैं आपके डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स, स्टेट और पॉलिसी, इसमें से जो एक वर्ड आपका सबसे ज़्यादा फ़ेमिलियर है वो है स्टेट, क्योंकि अपन ने आर्टिकल 12 के अंदर इस वर्ड को पढ़ा है और इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ा है आर्टिकल 12 में, जो कि ये कहता है कि स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें आपकी दोनों गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, स्टेट और सेंटर। और अगर कोई भी ऐसा कोई अथॉरिटी बनी होगी या फिर कोई ऑफिस बना होगा जो गवर्नमेंट के अंदर है या कोई लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी आपके स्टेट की डेफिनेशन में आती है, यानी जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो वो आपका आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली स्टेट की डेफिनेशन में आता है। अब जो अपने 3 वर्ड्स बच गए वो हैं एक डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स और पॉलिसी। जब आप डायरेक्टिव की बात करते हो तो डायरेक्शन का मतलब होता है या डायरेक्टिव का मतलब होता है कि मैंने किसी को एक डायरेक्शन दिया, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि आप इसको इस तरीके से करो, तो ये मैंने उसको डायरेक्शन दिया है, यानी ऑर्डर दिया है कि ये काम जो है आपको इस तरीके से करना है या आपको ये वाला काम करना है। तो जब आप डायरेक्टिव्स की बात करते हो तो डायरेक्टिव्स का ना मतलब होता है ऑर्डर, आपको एक तरीके का ऑर्डर देना, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाएंगे, यानी आपको ऑर्डर दिए जाएंगे कि इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली आप ये काम करो, तो वो कहलाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और हम इसे कह रहे हैं स्टेट पॉलिसी। स्टेट तो आपको पता ही है उसका मतलब क्या होता है, और पॉलिसी का मतलब होता है तरीका, जिसे आप हिंदी में युक्ति भी कहते हैं, यानी आप किस तरीके से क्या पॉलिसी आप बना रहे हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं कि आपको इन ऑर्डर्स को अपनी पॉलिसी में शामिल करना है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको इस देश को चलाना है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ कि हम या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको अपने देश को चलाना है। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने ये कहा था कि ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो कि डूज और डोंट्स के बारे में बताता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पता है ना क्या होता है, जब आप कोई भी नया अप्लायंस या कुछ लेकर आते हो तो उसमें हमेशा एक शीट निकलती है इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें डूज़ एंड डोंट्स के बारे में लिखा होता है कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। आपने अभी तक जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी पार्ट 3 के अंदर, वो अपन जैसे कॉमन लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स थी, हमको ये याद दिलाने के लिए कि ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने हमको एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमको ये बता दिया कि ये आपके डूज़ हैं, ये चीज़ें आपको करनी है या ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपका हक है। अब जो अपन पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कोई भी चीज़ करने का तौर तरीका है, यानी हम यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप इन इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर इस देश को चलाओगे, यानी इस तरीके से आप इस देश को चलाने वाले हो। ये जो अपना आता है फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अपने कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ये आर्टिकल्स 36 टू 51। दे कंटेन सर्टन डायरेक्टिव्स विच आर द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री, यानी किस तरीके से देश चलाना है, ये अपनी गाइडलाइंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है। ध्यान रखिएगा दीज आर फ्रॉम आर्टिकल्स 36 टू 51, ये आपको लर्न करने हैं इनके आर्टिकल नंबर। द डायरेक्टिव्स हाउएवर डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, हालांकि ये फंडामेंटल राइट से कुछ अलग हैं इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स थी वो राइट्स थी, वो आपका हक है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही हक दे रहा है, और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो किसी को हक देने में और किसी को इंस्ट्रक्शन देने में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, मैंने आपसे बोला कि फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है, बहुत सारी आइसक्रीम्स जो है वो फ्रिज के अंदर है, और आपका हक है कि आपको जो भी आइसक्रीम चाहिए आप जाके ले लो, आपकी मर्ज़ी है जब आपको लेनी है, जो आपको करना है उस आइसक्रीम के साथ आप करो, क्योंकि उस फ्रिज के ऊपर और उस फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपका हक है। तो ये मैंने आपको आपका हक दे दिया कि आपको जो उनके साथ करना है आप करो,
ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप छोटे बच्चे हो, फ्रिज के अंदर बहुत सारी आइसक्रीम्स पड़ी है, लेकिन आप फ्रिज तक जाओगे जब घड़ी में 12 बजेंगे तभी जाओगे, फ्रिज के अंदर से सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम का फ्लेवर निकालोगे, सिर्फ 2 स्कूप्स निकालोगे और कप में रखोगे और फिर आप उसे खाओगे। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। यानी मैंने आपको कहा कि आप फ्रिज तक जाओगे, लेकिन उसमें भी शर्त है कि सिर्फ 12 बजे जाओगे। फिर आप उसमें से जो भी बहुत सारे फ्लेवर्स अगर फ्रिज के अंदर हैं तो आपके ऊपर एक शर्त है कि आप सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर निकालोगे और उस चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम में से भी सिर्फ 2 स्कूप निकालोगे। तो मैंने आपको पूरे डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको इन तरीके से ये काम करना है। आपको हक नहीं दिया कि आप कोई भी फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लो। मैंने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल दी और आपको डायरेक्शंस दिए। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में। दूसरी चीज़, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आम जनता के लिए है और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी इंस्ट्रक्शंस है, ये गवर्नमेंट के लिए है और गवर्नमेंट इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेकर देश को आगे चलाएगा। ठीक है? तो हमें जो इसमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमें बेसिक लेवल्स पर डिफरेंसेस इसके देखने हैं कि किस किस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स से अलग है। सबसे पहला, द डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये है दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, यानी ये कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है, आप इसको एनफोर्सेबल कैसे कर सकते हो, ये तो आपको मानना ही है। तो आप कोर्ट में क्यों जाओगे इसके लिए, राइट? तो ये नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है क्योंकि ये आपका हक नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, जो आपका हक है, आप उसको एनफोर्स कराने के लिए भरे कोर्ट में जा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई भी आइसक्रीम उसमें से जाकर चूज़ कर सकते हो, ये मैंने आपको हक दे दिया। अब अगर मैंने आपको रोक दिया ये चीज़ करने से तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। यानी आपके पास हक रहेगा कि आप मेरे अगेंस्ट इस राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। फिर है, द डायरेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन, यानी लॉ के अकॉर्डिंगली आपको ये डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो भी आपके लॉज अभी चल रहे हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग आपको इन डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्टिव्स पर से, यानी कहने से ही, पर से डू नॉट कन्फर अपॉन और टेक अवे एनी लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब है कि ये जो डायरेक्टिव्स है ना, ये जो अपनी गवर्नमेंट है उनसे कोई भी पावर लेती नहीं है और उनको कोई भी पावर ऐसे देती नहीं है। ठीक है, तो जो पावर्स उनको लॉ से मिली हुई है वो पावर उनके पास रहेगी ही। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ करने का तरीका बता रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहा और आपसे कोई पावर ले भी नहीं रहा। जो पावर आपको लॉज ने दे रखी है वो पावर आपके पास रहेगी ही। जब मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। चौथा पॉइंट, द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वॉइड। Courts cannot declare any law as void on the ground that it contravenes any of the directive principles. याद आया, अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी आर्टिकल 13 के अंदर कि अगर कोई भी लॉ आपकी राइट के अगेंस्ट गया तो कोर्ट उस लॉ को हटा देगा और वहाँ पर आपकी राइट को पहले माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वॉइड। आर्टिकल 13 में ये लिखा था कि अगर कोई भी लॉ आपकी राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो उसको उस हद तक वॉइड मान लिया जाएगा जिस हद तक वो आपकी राइट के अगेंस्ट गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है वो किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रवीन करता है। पांचवा पॉइंट, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल द गवर्नमेंट टू कैरी आउट एनी ऑफ द डायरेक्टिव्स। कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि आप किस तरीके से कौन से डायरेक्टिव्स को मानो। ये गवर्नमेंट के ऊपर है, जैसे गवर्नमेंट को करना है वो करेगा, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस, सॉरी,
The court cannot compel the government to carry out any directives or to make any law for that purpose. कोई लॉ भी उस पर्पस के लिए नहीं बनाएगा. जैसे गवर्नमेंट को करना है उस डायरेक्टिव्स को फॉलो, वैसे वो गवर्नमेंट कर सकती है. 6th पॉइंट क्या है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव्स. ये जो ड्यूटी है ये स्टेट की है कि वो डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करे. ऑब्वियसली क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें आगे लिखा है कि स्टेट पॉलिसी के लिए है, यानी ये गवर्नमेंट के लिए है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करे सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसा कहा है उस तरीके से उनको इस डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. इन पॉइंट्स में से अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा. यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस इज़ फॉर रीडिंग पर्पस ओनली. अब जो अपन आते हैं इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स पे आते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से डायरेक्टिव्स या कौन कौन से डायरेक्शंस जो है वो स्टेट को दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस जो है वो गवर्नमेंट को दिए हैं कि आपको किस तरीके से इस देश को चलाना है. Some of the important directive principles are enumerated below. A. The state to secure and protect the social order. गवर्नमेंट को सोशल ऑर्डर को सिक्योर और प्रोटेक्ट करना है, इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल life and shall strive to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. मतलब गवर्नमेंट को ट्राई करना है कि हर तरीके की हार्मनी रहे देश के अंदर. जो जस्टिस है यानी इंसाफ है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल का हो, वो हर किसी को मिले और हर किसी के बीच में जो है इक्वालिटी प्रिवेल करे. गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में क्लास वाइज, चाहे वो इनकम के बेसिस पर हो, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर हो, चाहे कोई भेदभाव हो, वो इनइक्वालिटी सारी हटाई जाए. तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के लिए ये रहा. सिर्फ छोटे शब्दों में बताऊंगा कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि लोगों के बीच में इनइक्वालिटी जो है वो हटाई जाए और सबको बराबरी का न्याय मिले. दूसरा क्या है? Certain principles of the policy are to be followed by the state. The state particularly must direct its policy towards securing. मतलब गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए टू सिक्योर, क्या क्या करना है, दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. हर किसी को पैसा कमाने का एक एडिक्वेट मौका मिले, इंक्लूडिंग इक्वल वर्क यानी बराबरी का काम, इक्वल वर्क पे फॉर इक्वल वर्क यानी जिसने जितना काम किया उसको उतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. कहीं पर भी किसी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. मान लीजिए अगर मैंने एक इफ़ आई ऑर्डर वन मैन एंड वन वुमन और मैंने दोनों को सेम काम दिया और मैंने जो उसमें आदमी था उसको ज़्यादा पैसे दिए और जो औरत थी उसको कम पैसे दिए क्योंकि उनके जेंडर अलग अलग थे, तो मैंने जेंडर वाइज जो है उस पे में ऊपर नीचे कर दिया. तो वो यही कह रहे हैं कि आपने अगर किसी को काम पे रखा है तो आपको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना पड़ेगा. आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं इक्वल वर्क एंड इक्वल पे. ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मुझे देनी पड़ेगी. एंड द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स. मतलब जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर वो सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने ज़रूरी है. ऑल्सो द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पैसा नहीं अटकना चाहिए, सबके पास इक्वली डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है. द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन इज़ नॉट अब्यूज ऑल्सो. किसी की भी हेल्थ और स्ट्रेंथ को कोई भी अब्यूज़ या गलत तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड. उनको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट गलत तरीके से अगर उनका यूज़ हो रहा है उससे. एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल अबैंडनमेंट. किसी भी तरीके का मॉरल या मटीरियल अबैंडनमेंट उनके अगेंस्ट ना हो. ठीक है, कोई भी इमोरल चीज़ें उनके अगेंस्ट ना हो
कोई भी क्राइम उनके अगेंस्ट ना हो, ये सब देखने का काम किसका है? स्टेट का, यानी गवर्नमेंट का। ये लिखा है आपके आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। तो क्या क्या अपन ने इस आर्टिकल 39 के अंदर कवर कर लिया? सबसे पहली चीज़ तो हमने बोला कि सबको जो है वो एडिक्वेट लाइवलीहुड, यानी एडिक्वेट पैसे कमाने का मौका मिलना चाहिए, इक्वल मौका मिलना चाहिए, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर अपन ने देखा कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के आपस में नहीं होने चाहिए, हर कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। जो पैसा है वो भी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वर्कर्स की वो हमेशा बनी रहे, और बच्चों की भी। और बच्चों का और जो यूथ है अपना, उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उनको मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये लिखा है अपना आर्टिकल 39 के अंदर। नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है 39A, वो क्या बोलता है? द स्टेट शैल प्रमोट जस्टिस, यानी न्याय को प्रमोट करें ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, यानी फ्री में आपको लीगल एड देनी पड़ेगी, यानी लीगली अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आपको उसे फ्री में देना चाहिए, बाय द वे। ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो लीगल एड, यानी कानूनी हेल्प, कानूनी मदद अगर उनको चाहिए तो उनको आसानी से मिल पाए, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कानूनी मदद को एक्सेस करने का। ये अपन ने देखा आर्टिकल 39A के अंदर। फिर आगे क्या है? द स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, स्टेट को जो है वो विलेज में पंचायत ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, एज पर आर्टिकल 40। आपने देखा ही है कि गाँव में बहुत ही पंचायतें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर ही रही है। The state must make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in case of unemployment, old age, etc. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि सबको जो है राइट टू वर्क मिले, और पढ़ाई का मौका भी मिले, या फिर पब्लिक असिस्टेंस उनको दी जाए। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब है उनको पैसे दिए जाएं जब तक वो अनएम्प्लॉयड है या फिर वो ओल्ड एज में है, तो उस तरीके से उनको पैसे देना भी गवर्नमेंट का काम है। आगे क्या है? द स्टेट मस्ट प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी इजी कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए, कुछ भी इनह्यूमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत ही गर्मी भरे रूम में जाके भेज दूँ और वहाँ पे कोई हवा का कोई भी सोर्स नहीं हो, तो ये एक इनह्यूमन कंडीशन कहलाती है। मैं आपको इनह्यूमन कंडीशंस में रख के काम करवा रहा हूँ, जो कि मेरे पार्ट पर बहुत ही गलत बात है। तो क्या बोला है? मस्ट प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ। अगर कोई प्रेगनेंसी है, कोई भी औरत प्रेग्नेंट है, तो उसको मटर्निटी रिलीफ जो है वो दिया जाए, यानी अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टर्म के दौरान उनसे काम ना कराया जाए। ये लिखा है आपका आर्टिकल 42 में। फिर आगे, द स्टेट मस्ट सिक्योर द लिविंग वेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू वर्कर्स एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया, आर्टिकल 43। यानी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि जो लिविंग वेज है वो उस तरीके से दिए जाएं ताकि लोग जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो आप अच्छा उनको पैसा दें, अच्छा वेजेस दें, ताकि वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कर पाएँ। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो कॉटेज, कॉटेज मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो गांव में होती हैं, जो एक रूम से चलती हैं या एक प्रेमाइसेस से चलती हैं, तो उन और छोटी इंडस्ट्रीज़ को वो लोग प्रमोट करें ताकि छोटी छोटी जगहों पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। फिर क्या है? द स्टेट मस्ट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। हालांकि ये अब तक हो नहीं पाया है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इक्वल लॉ फॉर एवरीबडी, सबके लिए एक जैसा, किसी के लिए भी कोई भी अलग चीज़ या स्पेशल प्रोविज़न ना हो। फिर क्या है आर्टिकल 45 में? ये लिखा है द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फॉर अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। दिस इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 45। ये अपन ने राइट्स में भी पढ़ा था। फिर द स्टेट मस्ट प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स,
एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल नंबर 46। अपन ने पढ़ा ही था, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको जो है गवर्नमेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, द स्टेट मस्ट रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो खाना मिलता है उसका इक्वल खाना सबको मिला जाए, और इक्वल मतलब कि अच्छा खाना हर किसी को प्रोवाइड हो सके, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बॉडीज़ की वो बनी रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े और पब्लिक हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आए, ये लिखा है आर्टिकल 47 में। फिर द स्टेट मस्ट इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि और शुरू से ही हमारी कंट्री का जो एक मेन सोर्स रहा है इनकम का वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट को जो है इम्प्रूव करना चाहिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, यानी मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छी तरह से प्रमोट कराकर उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स देना भी स्टेट का काम है। एंड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड रॉट कैटल, मतलब जो काउस हैं यानी गायें और उनके पूरी फैमिली से रिलेटेड जो भी हैं, जो लिखा है ना यहाँ पर, स्लॉटर ऑफ काउस मतलब गाय, काव्स मतलब उनके बच्चे, और मिल्च एंड ड्रॉट कैटल मतलब भैंसे, और जो ड्रॉट कैटल होता है वो होती है अपनी मेल जो काव होती है, आई डोंट नो व्हाट अ मेल काव इज कॉल्ड, जो मेल काव होती है वो बेसिकली वो ड्रॉट कैटल में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो है स्लॉटर, स्लॉटर मतलब काटना, तो इनकी कटाई नहीं होनी चाहिए या इनको किसी भी तरीके से काटा नहीं जाना चाहिए। ये भी स्टेट को या गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 के अंदर लिखा हुआ है। क्लॉज डबल के, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द environment, protect and improve the environment एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। तो 48 में एनिमल्स के बारे में लिखा था, 48A के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आसपास का वातावरण है या एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके चले। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये काम भी किसका रहेगा, स्टेट का, अंडर आर्टिकल 49। फिर द स्टेट मस्ट सेपरेट एग्जीक्यूटिव पावर फ्रॉम जुडिशरी इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसको सेपरेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव पावर को फ्रॉम द जुडिशरी, मतलब लीगल पावर और जो अपनी गवर्नमेंट की पावर है उनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट का दबाव जो है वो जुडिशरी के ऊपर ना पड़ सके या जुडिशरी का दबाव जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़ सके, इसलिए उनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। आगे, द स्टेट मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज पर आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पीस बना रहे, यानी भाईचारा बना रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, तो ये काम भी किसका है, गवर्नमेंट का। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस एंड एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय द आर्बिट्रेशन, आर्टिकल 51। तो ये थे आपके सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये सारे डायरेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू, इफ़ दे वांट टू रन दिस कंट्री ऑफ इंडिया, दे हैव टू फॉलो दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में ना पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िए। आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज एग्जामिनेशन में वो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 43 या व्हाट डज आर्टिकल 49 स्पेसिफाई, तो आपको उसमें नीचे ऑप्शंस में टिक करना पड़ेगा। तो और वो टिक करने के लिए आपको इन डायरेक्शंस को या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी आपको या आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं
यानी आपका क्या कर्तव्य है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी, जो थे आपके हक, और अब अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो है आपका कर्तव्य। मतलब आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी तरफ से राइट्स दे दे कि हाँ आप ये कर सकते हो। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या इस कंट्री के लिए, तो वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो दी हुई हैं आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके अपन ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं, मैं आपको साथ में ही उसका एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। तो ये है आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो करें। तो सबसे पहला ही उन्होंने बोल दिया, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका ऑब्लिगेशन है या आपका कर्तव्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कि आप उसको फॉलो करें। जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसको आप रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें, उनको फॉलो करें। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सब का भी आप सम्मान करें, ये आपका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स को फॉलो करना पड़ेगा, विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आप सब जानते हैं कि हमने कौन से आइडल्स का इस्तेमाल किया था जब हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी का जो मेन मकसद था अहिंसा, कि वो बिना हिंसा के ही अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहते थे और अपनी फ्रीडम को पाना चाहते थे। तो जो भी अपने नेशनल फ्रीडम के आइडियल्स रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी या हमारा कर्तव्य है कि हम उन नोबल आइडियल्स को अभी भी फॉलो करें। ये है आपका दूसरा कर्तव्य। तीसरा क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी आप इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। अपन ने शुरू में ही ये सब टर्म्स पढ़े थे प्रियम्बल में, जो लिखे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर। तो यही चीज़ें अपन को यहाँ भी करती चलनी पड़ेंगी। ये भी अपना कर्तव्य है कि हम इंडिया में कम्युनल हार्मनी, या अलग अलग भांति और प्रांत के लोग हैं उनके साथ भाईचारा बना के चलें। अपने देश की सॉवरेनिटी यानी भाईचारे को अपने साथ रखें, यूनिटी बना के चलें, किसी भी एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को समझें और सच्चाई से एक दूसरे के साथ रहें। ये है आपका तीसरा कर्तव्य। चौथे में क्या लिखा है, टू डिफेंड द कंट्री। कंट्री को डिफेंड करें, उसकी रक्षा करें। एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपका देश आपको नेशनल सर्विस या नेशनल इमरजेंसी में पुकारें, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश की मदद करें। जैसे वॉर के टाइम पे जब सोल्जर्स को पुकारा जाता है, तो वो हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर्स पर पहुंचते हैं। और अभी का ही आप रीसेंट एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कोरोना वायरस स्ट्राइक हुआ है, तो सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया और डॉक्टर्स के लिए नेशनल इमरजेंसी थी। देश ने पुकारा है डॉक्टर्स को, और सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे आए हैं। तो ये भी हमारे ऊपर आता है कि अगर हमें कल को नेशनल इमरजेंसी हो या कुछ हो, और अगर हमारा देश हमें पुकारता है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है अपने देश की मदद करने के लिए। फिर क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, to renounce the practices derogatory to the dignity of women। महिलाओं का हमेशा सम्मान हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो एक दूसरे के बीच में अगर किसी का कुछ और रिलीजन है तो भेदभाव ना हो, कोई किसी और रंग का है तो भेदभाव ना हो, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो भेदभाव ना हो, दूसरे कल्चर का हो तो भेदभाव ना हो, हर किसी के बीच में भाईचारा जो है वो हमेशा बना रहे। फिर, to value and preserve the rich heritage of our country, of our composite culture। तो जो भी हमारा कल्चर है हम उसको प्रिजर्व करके चलें, उसकी इज्जत करके चलें। to protect and improve the national environment, the natural environment। जो भी हमारा आसपास का environment है हम उसको protect करें और उसको improve करने की कोशिश करें, including forest, जंगल, लेक्स जो हैं, अपने तालाब, रिवर्स, नदियाँ, और अपना वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हुए चलें। एंड टू हैव कंपैशन
फॉर लिविंग क्रीचर्स, यानी दूसरे जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनके प्रति हमारे दिल में सद्भावना हो, कंपैशन हो। फिर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक तरीके से हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर हो, यानी हम अलग अलग चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहें, इनोवेशन के बारे में सोचें, नई चीज़ों के बारे में सोचें, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें, जो इस देश की प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें, रेलवेज, बसेस, जो भी पब्लिक यूटिलिटी का सामान है उनकी रक्षा करें, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। और जो वायलेंस है उससे बचें, यानी वायलेंस का हिस्सा ना बने। To strive towards excellence in all spheres of an individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं हमारा कर्तव्य है कि हम उस फील्ड में अपना 100% दें, ताकि हम अपने देश को आगे जाकर प्राउड फील करा सकें, या हम अपने देश का झंडा जो है वो ऊंचा फहरा सकें। आज भी आप देख रहे होंगे कि इंडिया के कितने लोग हैं जो अलग-अलग फ़ील्ड्स में अपना नाम कमाते हैं और देश का झंडा ऊपर फहराते हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उस फ़ील्ड में कम से कम इतना अच्छा करने की कोशिश करें कि हमारा जो देश का झंडा है वो ऊपर बढ़े और आगे जाए। तो ये हैं आपके पूरे कर्तव्य जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये सारे आपके कर्तव्य हैं जिसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी है। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अगर इनका पालन नहीं किया तो क्या? तो यही आगे नीचे लिखा हुआ है, सिंस द ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अपॉन द सिटीजंस एंड नॉट अपॉन द स्टेट, लेजिस्लेशन इज नेसेसरी फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। बोल रहे हैं सीधा सीधा कि सिंस ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सिटीजंस के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, तो सिटीजंस के ऊपर है, तो इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन यानी इसके ऊपर लॉ बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कल को इनमें से किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं हुआ तो जो इनके लिए लॉज बने होंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही एग्जाम्पल ले लो इसमें से, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनके प्रति हार्मनी रखनी है। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिंस लिखा हुआ है आपका कर्तव्य है कि आपको लिविंग क्रीचर्स के प्रति हार्मनी रखनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर आपने ये नहीं करा तो आपको सज़ा मिलेगी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो वो यही कह रहे हैं कि सिंस ये जो भी ड्यूटीज़ हैं ये सब इम्पोज करी गई हैं, यानी सिटीजन्स के ऊपर डाली गई हैं, तो इनको देखने के लिए लॉ बनाना भी ज़रूरी है, ताकि अगर कल को किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं हुआ तो उस लॉ को यूज़ या इस्तेमाल किया जा सके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैंट बी इन्फोर्स बाय रिट्स। आप रिट्स के थ्रू, अब ये रिट्स क्या होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, पर ये देख लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है आप वो रिट्स के थ्रू नहीं इन्फोर्स कर सकते। ये इस केस में आपका डिसीशन आया, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हो तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसी टाइम आपके क्वेरी का आंसर दे दूंगा। अब अपन आते हैं सिटीजनशिप के ऊपर, यानी नागरिकता। हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप, कि क्या आप इस भारत के नागरिक हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली पढ़ने के लिए या याद करने के लिए ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं, सिर्फ आर्टिकल नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये आर्टिकल जो है वो नागरिकता के ऊपर लगते हैं। आर्टिकल्स 5 to 9 जो है वो सिटीजनशिप को डिटरमाइन करते हैं, तो दीज डिटरमाइन द सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 जो है वो कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि किस तरीके से सिटीजनशिप कंटिन्यू होगी। आर्टिकल 11 बोलता है
पार्लियामेंट टू हैव द पावर्स टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि सिटीजनशिप को किस तरीके से रेगुलेट करा जाए। जो अभी CAA और NRC का लॉ आया है वो भी पार्लियामेंट ही लेकर आई है, तो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि सिटीजनशिप एक्ट को कब अमेंड करना है और किस तरीके से अमेंड करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के अंदर लिखा हुआ है। दिस इज़ अ हॉट टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स, तो आपसे ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेजिस्लेशन जो है इसका वो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, यानी इसका जो लॉ है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। ठीक है, तो अपन को इसमें बेसिकली सिर्फ आर्टिकल 5 पढ़ना है जो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब सिटीजनशिप के बारे में क्या लिखा था, तो वो अपन को इसके अंदर बेसिकली पढ़ना है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? एवरी पर्सन शैल बी अ सिटीजन हु इज हैविंग हिज डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस, लिविंग, एंड वॉज बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में बॉर्न था। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, या तो खुद बॉर्न हुआ हो या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो तो वो सिटीजन कहलाएगा। और हु हैज़ बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो इंडिया का हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और वो भी कब? 5 साल इंडिया में रह रहा हो, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे 5 साल पहले, यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया 1949 में, तो उससे 5 साल पहले यानी 1944। तो इस पीरियड के दौरान अगर वो इंडिया में रहा है तो वो इस क्लॉज के अंदर कवर होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी क्लॉज आपके लिए सेटिस्फाई हो गया तो आप जो है वो इंडिया के नागरिक कहलाओगे। क्या क्या लिखा हुआ है? उसका डोमिसाइल है यानी लिविंग है इंडिया में, एंड वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ था, नंबर 1। या फिर उसके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर होंगे तो वो भी इंडियन ही कहलाएंगे, इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे। तो वो इंडिया में हो, वो इधर हो उस पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, और या फिर वो इंडिया में पहले से रह रहे हो, अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे 5 साल पहले यानी 1944 से 1949 तक वो रह रहे हो इंडिया में, या तब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम रह रहे हो, तो वो इंडियन कहलाएंगे एज पर द आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप के बारे में आपको इस लेवल पर सिर्फ इतना ही जानना है जो आर्टिकल 5 के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा बाकी रिस्पेक्टिव आर्टिकल नंबर्स में क्या है वो मैंने आपको ऊपर इस चार्ट में बता दिया। ये भी बता दिया कि जो आर्टिकल नंबर 11 है जो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स रहेंगी कि वो सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड कर सकता है। ये एक हॉट टॉपिक है क्योंकि अभी ये करंट अफेयर्स में चल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है दैट इज़ पार्लियामेंट। तो जब आप पार्लियामेंट की यहाँ बात करते हो तो पार्लियामेंट से आप क्या समझते हो? पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सारी गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, अपनी सेंटर भी आ जाएगी और जितने भी स्टेट्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, और ये सब साथ में मिलकर एक ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो इस कंट्री को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट को अगर मैं कहूँ तो ये एक तरीके से अपनी जो कंट्री है इंडिया उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, फुल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के मेंबर्स इस पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो अपनी गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है। ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री में कौन से लॉज को लेकर आना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ये सब पार्लियामेंट की डिस्कशन के अंदर आता है। पार्लियामेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है द प्रेसिडेंट। ये आपको पता ही है प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट पावर पे है अपनी कंट्री में, उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। फिर आता है राज्यसभा एंड देन इट इज़ द लोकसभा। तो ये जो 3 अपने पार्लियामेंट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये तीनों होते क्या हैं, क्या-क्या करते हैं, इनके कॉम्पोजिशन कैसे होते हैं, अपन ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए पहले अपन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेसिडेंट में या प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या है और उनकी पावर्स क्या-क्या होती है। अच्छा, अब राज्यसभा जो है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है,
इट इज़ ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। लेकिन अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ द वर्ड्स एज राज्यसभा एंड लोकसभा। ये सिर्फ आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने के लिए लिखा गया है। हो सकता है वो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, अब अपन स्टार्ट करें प्रेसिडेंट के बारे में। आपको पता ही है प्रेसिडेंट जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट पावर पे हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है, कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। कौन इलेक्ट करेगा उनको? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये कोई ऐसा कॉलेज वॉलेज नहीं होता, ऐसा मत समझिएगा जिस कॉलेज में आप जाते हैं उसी टाइप का कोई कॉलेज। जी नहीं, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा गया है। मतलब इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ बॉडी जो प्रेसिडेंट के उसमें सिलेक्शंस करती है, राइट। तो जो प्रेसिडेंट है ही शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आएगा? कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये जो दो हाउसेज है ना, राज्यसभा और लोकसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर से बनेगा इलेक्टोरल कॉलेज। और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करेगा। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें से भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनेंगे। और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करेगा। कौन कौन से पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास? तो वो आर्टिकल 53 के अंदर दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से 4 पावर्स हैं मेन जो प्रेसिडेंट के पास हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये बोल रहा है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है सीनियर मोस्ट पावर, यानी डिसीजन मेकिंग पावर्स। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट विद द प्रेसिडेंट। ये किसके पास आएंगी? प्रेसिडेंट के पास। कौन कौन सी पावर्स हैं? द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एज फॉलो। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब होता है देख रेख की पावर, किस तरीकों को कैसे चलाना है, क्या करना है, संचालन की जो पावर होती है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये पावर किसके पास आएगी? प्रेसिडेंट के पास। और वो किस फील्ड में ये पावर ले रहे हैं? लॉज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ लॉज है, वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और किस तरीके से अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होगा या देख रेख होगी, ये पावर भी किसके पास आएगी? प्रेसिडेंट के पास। ये एग्जीक्यूटिव पावर का ही एक हिस्सा है। फिर आती है जुडिशियल पावर यानी लीगल पावर। लीगल पावर में क्या आएगा? ग्रांटिंग पार्डन्स, रिप्रीव्स टू द कॉन्विक्ट्स। अच्छा, अब ये जब हम जुडिशियल पावर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्रांटिंग पार्डन्स की बात कर रहे हैं या रिप्रीव्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? जैसे अभी मान लीजिए जो निर्भया का केस हुआ था जिसमें जो 4 कन्विक्ट्स थे जिन्होंने वो चीज़ करी थी उनको फांसी की सज़ा हुई। रिसेंटली अभी ये हुआ था थोड़े टाइम पहले। उसमें क्या होता है, इंडियन लॉ में एक चीज़ है जिसे माफ़ी कहते हैं कि हम आपसे जो क्षमा याचिका होती है ना, जिसे हिंदी में क्षमा याचिका कहा जाता है कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इंडियन लॉ के अंदर एक प्रोविज़न ऐसा है कि आप चाहो तो प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका की गुहार कर सकते हो कि हमने जो किया वो गलत किया और हम उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस तरीके से आप चाहो तो प्रेसिडेंट के सामने एक क्षमा याचिका को आप प्रेज़ेंट कर सकते हो। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आपकी क्षमा याचिका को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। लेकिन ये पावर आप तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपने सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी राइट्स का पूरा इस्तेमाल कर लिया हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी क्षमा याचिका को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया है और आप जानना चाहते हो कि आप उसके लिए माफ़ी चाहते हो या आप मानते हो कि आप गलत हो और आप माफ़ी चाहते हो, तो आप प्रेसिडेंट के पास अपनी क्षमा याचिका लेकर जा सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आपको क्षमा दे दी जाएगी और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो मानना ही जाएगा। जो निर्भया वाला केस था उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका गई थी लेकिन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्राइम था जो उन्होंने किया। इसलिए
उनकी क्षमा याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इनको फांसी देने का, उसको वैलिड माना गया और फिर इनको फांसी हुई। उसी तरीके से रिप्राइज़ भी है, रिप्राइज़ भी का भी मतलब यही होता है जो पार्डन से ही रिलेटेड है। फिर आती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी लेजिस्लेचर को या कोई भी जो लॉ है अपना उसको खोल सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। बोला है ना, समनिंग द प्रोरोगेशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये होता है कि वो चाहे तो किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को, किसी को भी, चाहे वो लीगल एजेंसी हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई लॉ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपने पास लाकर पूरा खुलवा सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कुछ चेंज करना है तो वो भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। फिर जो लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वो है मिलिट्री पावर, यानी डिफेंस से रिलेटेड। तो मिलिट्री पावर से जो भी इनका होगा वो प्रेसिडेंट के पास आएगा, यानी कमांड ओवर द आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस है यानी अपनी फ़ौज है उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, किस तरीके की कमांड्स देने हैं, वो भी प्रेसिडेंट की पावर के अंदर आता है। तो ये जो है इनकी मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसमें वो लॉज और रेगुलेशंस को चलाने का काम कर सकते हैं, यानी पता बोल सकते हैं कि किस तरीके से आपको लॉज को इन्फोर्स करना है। जुडिशियल पावर, जिसमें वो माफ़ी नामा या कोई भी तरीके का पार्डन या रिप्रीव जो है वो कन्विक्ट्स को दे सकते हैं। फिर आती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें वो किसी भी टाइप की गवर्नमेंट एजेंसी को या लेजिस्लेशन को या किसी भी लॉ को अपने पास बुलवाकर खुलवा सकते हैं। और फिर आता है मिलिट्री पावर, जिसके अंदर वो डिफेंस की जो अपनी बात होती है, यानी अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कोई भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, इनको आप कायदे से लर्न करिएगा क्योंकि ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर आता है अपना आर्टिकल नंबर 123, दैट इज़ पावर्स टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस मतलब पास द ऑर्डिनेंस, एंड ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर। किसी भी तरीके का ऑर्डर ये पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अपने इंडिया में क्या होता है, लीगल सिस्टम के अंदर जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका प्रोसीजर ऐसा होता है। देखिए, अगर इंडिया में कोई लॉ बन रहा है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। ड्राफ्ट जो बनता है वो पहले जाता है पार्लियामेंट के पास, कि दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके पास पहले जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो ये आगे जाएगा हाउस 2 ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हाउस 1 ने रिजेक्ट कर दिया तो ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ड्राफ्ट बनाया था उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि जो अपना हाउस है पार्लियामेंट का वो इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अपने कौन से हाउसेस हैं जो पार्लियामेंट के हैं, एक है अपना लोकसभा और एक है अपना राज्यसभा, ठीक है। ये दो हाउसेस हैं अपने पार्लियामेंट के लिए। तो पहले हाउस के पास जाएगा, अगर उन्होंने अप्रूव करा तो ये आगे बढ़ेगा, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपको जो ये अपने ड्राफ्ट बनाया था इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस ड्राफ्ट को। अब सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास ये जाएगा, अगर सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया तो फिर ये जो आपका ड्राफ्ट है वो साइन हो जाएगा और ये जो ड्राफ्ट है फिर किस चीज़ में, एक एक्ट के अंदर बदल जाएगा और लीगल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अगर इन्होंने तब भी साइन नहीं करा और ये यहाँ सेकेंड हाउस में जाकर रिजेक्ट हो गया, तब आप वापस जाइए हाउस 1 के पास, हाउस 1 से फिर वापस ये ड्राफ्ट यहाँ जाएगा और यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर आप मॉडिफाई करके इसको वापस आगे फॉरवर्ड करें। जब दोनों हाउसेस इनको अप्रूव कर देंगे तब जाकर ये जो ड्राफ्ट है वो एक्ट में बदल जाएगा। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं हो सकता है उनकी मीटिंग्स ना हो पाए, या फिर कोई भी आपका जो ड्राफ्ट है वो बीच में अटक जाए, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं, कुछ हो सकता है जिससे आपका जो ड्राफ्ट पास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इमरजेंसी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है,
तो ये जो आपका ड्राफ्ट बना है ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ना जाने के बजाय प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अपने असेंट से यानी अपना जो पॉजिटिव वोट है यानी उसको सपोर्ट करने का जो वोट है वो देकर उससे ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। जैसे ही ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, ऑर्डिनेंस पास होने के बाद इसको लॉ फॉर्मेशन के अंदर ये आ जाएगा यानी एक एक्ट बन के ये आ जाएगा बाय द प्रेसिडेंट्स असेंट। तो प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी पावर का यूज़ कर कर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसमें वो लिख सकता है कि ये जो ड्राफ्ट पास हुआ है हमें ये ड्राफ्ट मंजूर है, इस तरीके से मंजूर है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस भी वो चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं और फिर वो जैसे ही ऑर्डिनेंस पास होगा जो ड्राफ्ट हुआ था अलॉन्ग विद द अप्लाइड चेंजेस वो एक एक्ट में तब्दील हो जाएगा यानी एक एक्ट में बदल जाएगा और अपने लीगल जुडिशियल सिस्टम के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़े जो आर्टिकल 123 है जिसमें पावर्स टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस के बारे में कहा गया था यानी ऑर्डिनेंस को पास करने के बारे में कहा गया था। उसके अंदर क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंसेस। उनके पास पावर है गवर्न करने की बाय पासिंग दी ऑर्डिनेंसेस एट एनी टाइम when it is not possible to have parliamentary enactment on the subject। जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन में आ पाए और इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर पाए तब प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस पास कर कर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकता है, एक लॉ के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ अभी जो अपना कोविड का ये सीन चल रहा है इसमें आप जानते हैं कि क्या हुआ, डॉक्टर्स के ऊपर कितने अटैक्स हुए और कितने डॉक्टर्स ने बोला कि डॉक्टर्स को सेव करने के लिए कोई लॉ बनाया जाए या उनको सेफ गार्ड करने के लिए कोई पॉलिसी ज़रूर बनाई जाए। इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया आप जानते हैं कि कोविड के कारण पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मिलना पॉसिबल नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ सकता क्योंकि डिजीज़ फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है। इस कारण क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डिनेंस के पावर को यूज़ करते हुए डॉक्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए एक लॉ बना दिया जिसमें ये लिखा था कि अगर आप किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर को हर्ट करते हैं या कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं उनके अगेंस्ट तो आपको 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो आपके ऊपर लगेगा। राइट, तो ये जो एक्ट लाया गया या ये जो लॉ लाया गया ये प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डिनेंस से ही लेके आए हैं, ये पार्लियामेंट के थ्रू होते हुए नहीं आया क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं आ सकता ड्यू टू कोविड। इसलिए प्रेसिडेंट ने अपनी ये आर्टिकल 123 की ऑर्डिनेंस पास करने की पावर को यूज़ किया और ये ऑर्डिनेंस पास किया कि डॉक्टर्स के लिए सेफ करने के लिए एक लॉ वो लेकर आए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मिलना पॉसिबल नहीं है तो प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी इस पावर का यूज़ कर कर ऑर्डिनेंस पास करके किसी भी लॉ को पावर में ला सकते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन वन और बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट फंक्शनल, मैंने कहा ही दोनों हाउसेस का मिलना पॉसिबल नहीं है, इसमें ये लिखा है वन और बोथ यानी अगर कोई एक भी नहीं आ पाया और दोनों ही नहीं आ पाए तो दोनों केसेस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ को पास कर सकता है। द प्रेसिडेंट शैल पास एन ऑर्डिनेंस थ्रू हिज असेंट, असेंट मतलब पॉजिटिव वोट कि हाँ वो अग्री करते हैं, एंड द सेम शैल कम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ लेजिस्लेचर। तो सेम चीज़ जो है वो एज अ लेजिस्लेचर एज अ लॉ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम चले आगे, दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ें यानी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो पहला हाउस है आपका राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, पहले है लिखा है 12। तो ये 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो 12 मेंबर्स हैं इनको कौन सेलेक्ट करके लाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो 238 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 238 मेंबर्स हो सकते हैं, वो कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज। अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ये 238 मेंबर्स के अंदर आएंगे। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर लूँ तो वो हो जाता है 250 मेंबर्स मैक्सिमम। ओके, तो राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम जिसमें से 12 ऐसे होंगे जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड 238 मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे।
The allocation of seats in the council shall be as per Schedule 4. जैसा Schedule 4 के में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस हिसाब से सीट्स का एलोकेशन होगा मेंबर्स के बीच में, यानी कितने किस स्टेट से कितने मेंबर्स होंगे, क्या होगा, वो Schedule 4 के अंदर लिखा हुआ है। आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो बस ये याद रखें कि Schedule 4 के अंदर जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में कहा गया है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर कहा गया। The persons nominated by the president shall have special knowledge. उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि उनके पास होना चाहिए स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इन सब चीज़ों के बारे में उन मेंबर्स को स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। किन मेंबर्स को होना चाहिए? जिनको प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया है, ऐसे मेंबर्स को स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। अब हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में क्या कहा है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द पीपल चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें वो लोग आएंगे जिनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया था। तो ये सब वो लोग हैं जैसे आपके एरिया के हो गए ना, मेंबर्स हो गए जिनको आप इलेक्शन में इलेक्ट करते हो, तो वो सब आएंगे इसके अंदर। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 552 मेंबर्स, इसमें टोटल कितने होंगे? 552 मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा में थे 250, इसके अंदर है 552। याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कितने होते हैं, कितने मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 530 मेंबर्स ये वो होंगे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 20 मेंबर्स ऐसे होंगे जो यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश भी हैं जो और इंडियन भी हैं। तो ये 2 मेंबर्स जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। तो अगर मैं इसको टोटल कर लूँ 530 + 20 + 2 विच इज़ 552, मेरे टोटल मेंबर्स ये हो गए। 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के होंगे। यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं अपने यहाँ? दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़ एक्सेट्रा, जो भी अपनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? इन 2 हाउसेस के अलावा एक काउंसिल ज़रूर बनाया जाता है जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनेगा? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे जिनको प्रेसिडेंट ही लेकर आएंगे। उसके बाद जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन जो उसमें एडवाइजरी होगी, जो रोल होगा उसमें एडवाइस करने का, वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो प्रेसिडेंट जी को एडवाइसेस देंगे कि हाँ इन इन लोगों को सिलेक्ट करें और इन इनको करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, आप वो उनको ऑप्शंस देंगे और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपना जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। The total number of ministers including the prime minister shall be less than 15% of the members of the House of People. जितने भी हाउस ऑफ पीपल यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ना, उसका 15%, उसका 15% शैल बी द मैक्सिमम कैप। यानी अभी अपन को पता है कि 552 मेंबर्स जो है वो टोटल मेंबर्स चाहिए अपन को किसके अंदर? हाउस ऑफ पीपल के अंदर, यानी लोकसभा के अंदर। तो अगर मैं कहूँ कि 552 ही आप मान लीजिए कि अभी भी अपने पास 552 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के अंदर हैं, तो उसका 15% कितना होगा? रफली अराउंड 83। तो यहाँ पर जो है मैं मैक्सिमम कितने लोग रख सकता हूँ? मैक्सिमम जो है वो 83 मेंबर्स रख सकता हूँ। ये कैसे आया? फिफ्टीन परसेंट ऑफ 552, और इस 83 के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल बी लेस दैन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा।
द मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जैसे जैसे जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उतने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ये लोग जो अपनी पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे। मतलब जो इनका टाइम पीरियड है अपनी पोजीशन को होल्ड करने का, वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। द सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो इनकी सैलरी होगी या इनके अलाउंसेस होंगे ऑफ द मिनिस्टर्स, शैल बी सच एज द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन, यानी जैसा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वैसी ही उनकी सैलरी और जो उनको मिलना चाहिए इस सर्विस को करने के लिए, इस पोजीशन को लेने के लिए जो उनको सैलरी या एमोल्यूमेंट मिलने चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जैसा कि लॉ में लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही पार्लियामेंट जो है उनकी सैलरी को डिसाइड करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। पर लोकसभा और राज्यसभा ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसका कॉम्पोजिशन ज़रूर आप याद करके रखिएगा। फिर अपन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट। अब अपन विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो स्टेट्स के अंदर होती है उनका कैसा कॉम्पोजिशन होता है और क्या होता है। अब अपन को स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एक होता है गवर्नर, ठीक है, और उसके अलावा गवर्नर के अलावा होंगे दो हाउसेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में गवर्नर के अलावा दो हाउसेस ज़रूर हों, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें दो हाउसेस का प्रोविज़न है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नर और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली भी अगर हो तो भी चलेगा। तो दो पार्ट्स में इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया, गवर्नर प्लस टू हाउसेस कौन कौन से? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दो तरीके से हो सकता है। कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों हाउसेस का होना कंपलसरी है? तो वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका। ये वाले स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नर के साथ साथ दो हाउसेस का होना ज़रूरी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके अलावा जो बाकी के स्टेट्स हैं उनमें गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो तो भी चलेगा। ये पॉइंट भी याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ये दोनों हाउसेस होते हैं। पढ़ें इनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि इसमें मिनिमम 60 मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 60 से लेके 500 तक मैक्सिमम। दीज आर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डायरेक्ट इलेक्शन से ही ये इलेक्ट होते हैं। आपके एरिया से भी जो इलेक्ट हुए होंगे वो सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होते हैं। एक भोपाल के अंदर ही आपको पता है, या अलग सिटीज़ भी ले लो, आपको पता है कि हर वार्ड का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस वार्ड के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो हर कोई अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है और इलेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी 5 years। 5 साल का टर्म होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन पहली बार मिले, जो उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी उस दिन से 5 साल तक का जो है इन मेंबर्स का टर्म होगा। ठीक है, अब चलें आगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे? मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 1/3 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब कम से कम इसमें 40 मेंबर्स होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम कितने होंगे? 1/3 जितने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं। अब मान लीजिए कि मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें तो अपन ने पढ़ा ही था 60 से लेके 500 के बीच में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40, और मैक्सिमम कितना बोल रहा है? 1/3 हो जाएगा इसका, यानी 100 डिवाइडेड बाई 3। अगर मुझे 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 34 मेंबर्स होते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मिनिमम ही 40 हो, तो हमको इतने करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है 100 की जगह 200 हो जाता, या मान लीजिए 300 ले लीजिए, चलिए
300 ले लीजिए, अगर 300 मेंबर्स होते तो यहाँ पर मैक्सिमम फिर कितने हो जाते हैं 100, 1/3 ऑफ 300 इज 100। तो यही बोल रहे हैं हम कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 जितने आपके इसके अंदर है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो 300 का 1/3 हो गया आपका 100। तो इतने आप मैक्सिमम मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रख सकते हो। द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन बट 1/3 of the members must retire on expiration of every second year। इसका मतलब जिस दिन अपॉइंट हुए उस दिन से सेकेंड ईयर जो आएगा, जिस दिन आपका सेकेंड ईयर ख़त्म हो रहा है उस दिन उन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को रिटायर होना कंपलसरी है। अब मान लीजिए मेरे वाले केस में मैंने आपसे कहा था कि 100 जो आ रहा था यहाँ पर मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 100 मेंबर्स हैं। तो अगर और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेरी बनी, मान लीजिए ये 2017 में बनी, तो इसका अगर मैं 1/3 ले लूँ 100 का तो कितना हो जाएगा 34, और 2 साल ख़त्म होंगे मेरे 2017-2018 के अंत में 34 मेंबर्स को जो है वो रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये? तो स्टेट के अंदर क्या होता है, या तो आपके पास होगा गवर्नर प्लस 2 बॉडीज़ यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर होगा आपके पास सिर्फ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नर के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका। इनके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली ही रहेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स होंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उतने मेंबर्स इसके अंदर होंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब अपन आगे चले और पढ़े गवर्नर के बारे में। जैसे गवर्नर को अगर मुझे शॉर्ट में डिफाइन करना हो एक वर्ड में तो ये होगा, जैसे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट है वैसे ही स्टेट के लिए गवर्नर है। तो गवर्नर को हम कह सकते हैं उस स्टेट का प्रेसिडेंट। ओके, क्योंकि गवर्नर का आना जाना और उसके पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रेसिडेंट से। तो गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन इट्स गवर्नर। आपको पता ही है एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है, अपन ने पढ़ा ही था आगे। तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो स्टेट की हैं वो किसके पास होंगी, गवर्नर के पास। पावर ऑफ द गवर्नर शैल हैव ऑल द पावर्स एज द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट मिलिट्री एंड डिफेंस, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड डिफेंस एंड डिप्लोमेट पावर्स। सिवाय इसके जो बाकी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं वही सेम पावर्स गवर्नर के पास भी होंगी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि मिलिट्री और डिप्लोमेट पावर्स के अलावा जो बाकी पावर्स हैं वो गवर्नर के पास होंगी। प्लेसमेंट कौन इलेक्ट करेगा, ईच गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी हर स्टेट में एक गवर्नर होना ज़रूरी है। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आप चाहो तो सेम इंसान को किसी भी 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म एज डिसाइडेड बाय द, यहाँ पे गवर्नर नहीं आएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, और जो उसका टर्म है वो भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। पावर टू मेक ऑर्डिनेंस, जैसे अपन ने आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की पावर पड़ी थी ऑर्डिनेंस बनाने की, वैसे ही यहाँ पर गवर्नर भी चाहे तो ऑर्डिनेंस बना सकता है। अपन ने वहाँ पे देखा था जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं थे तब जाकर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता था। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप स्टेट की बात कर रहे हो तो हमने अभी देखा कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिल पाते हैं और स्टेट को कोई लॉ पास करना है तो गवर्नर जो है अपनी पावर, ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ कर कर उस लॉ को पास ऑन कर सकता है। सेम जो अपन ने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ गवर्नर के लिए भी आएगी। सेम एज आर्टिकल 123, that is only when legislative assembly and legislative council are not in function
The governor must take the advice of the council of the ministers. The ordinance must be laid before the state assembly and shall be in effect till 6 weeks from the date of assembly. 6 हफ्ते तक जो वो ऑर्डिनेंस है वो इफेक्टिव रहेगा. इन द फॉलोइंग केसेस ऑर्डिनेंस मस्ट नॉट बी पास्ड बाय द गवर्नर. कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते. विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, मतलब इनको प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन लेना ज़रूरी है. इफ़ द बिल रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर बिल ही ऐसा है जिसमें प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन हो तो वो आपको बिना प्रेसिडेंट के आप रजामंदी के आप उस बिल को पास ऑर्डिनेंस को पास नहीं कर सकते. इफ़ द गवर्नर डीम्स इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर को लगता है कि मैटर बहुत सेंसिटिव है और उसमें प्रेसिडेंट का असेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब वो चाहे तो उसको रोक सकता है और ऑर्डिनेंस वो पास नहीं करेगा जब तक कि प्रेसिडेंट का असेंट उसके अंदर ना हो जाए. An act of the state legislature would under this constitution be invalid unless the assent of the president has been received. कोई भी ऐसा एक्ट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिसके लिए प्रेसिडेंट का असेंट होना ज़रूरी है, अगर वो स्टेट ने किया बिना प्रेसिडेंट के असेंट के तो उसको इनवैलिड माना जाएगा. समझ आया? तो ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें वो जो गवर्नर है वो अपना ऑर्डिनेंस बिना प्रेसिडेंट के असेंट के पास नहीं करेगा. कौन-कौन से 3 सिचुएशन है? सबसे पहला, जिसमें बिल ही ऐसा है जो जिसमें प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी है तो वो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के पास नहीं करेगा. अगर गवर्नर को लगता है कि ज़रूरी है जिसमें प्रेसिडेंट का असेंट होना चाहिए तो फिर वो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना पास नहीं करेगा. और तीसरी बात ये, कोई ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है जिसमें स्टेट जो है वो एक्ट को बिना प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के नहीं कर सकता, तो उनको वेट करना पड़ेगा कि वो प्रेसिडेंट का रजामंदी इस चीज़ के लिए ले ले. ठीक है, समझ आया? ओके, चलिए आप यहाँ तक करें, इसको पूरा पढ़ें अपने आप से और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करें. धीरे धीरे समझें, अपना टाइम लें और मुझे व्हाट्सएप करके आप कभी भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो. आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. प्लीज़ हेजिटेट बिल्कुल भी मत करिएगा. अगर आपको मुझसे जनरली भी बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर लिख दें, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाए और मैं आपकी प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व कर पाऊँ. ठीक है, तो तब तक आप पढ़ें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, घर पे रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखें. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और घर पे रहें. टेक केयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.